Hello everyone, welcome to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty, and today's another class for your current affairs. And today we will be discussing awards, sports, and some miscellaneous topics. Like एक टॉपिक था बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ओजोन होल से रिलेटेड टॉपिक था. कुछ अवार्ड्स देखेंगे एंड स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. And the first is Nobel Prize. Nobel Prize किस किस फील्ड्स में मिलते हैं, कब स्टार्ट हुए हैं, किस किस को मिले हैं, ये सब आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे. तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड नोबेल प्राइज. ओरिजिन कब हुआ है? तो नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल उन्होंने एस्टेब्लिश किए. क्लियर. और 1901 से फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, ये इस कोज के लिए दिया जाता है. क्लियर है? दिस इज योर नोबेल प्राइज. क्लियर. अब किस किस फील्ड में मिलता है? दीज आर दी कैटेगरीज: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेज. इकोनॉमिक साइंसेज है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक साइंसेज है. बायोलॉजी में कोई नहीं मिलता है, आप गलती कर देते हैं एग्जाम में. बायोलॉजी कोई भी किसी भी तरीके का कैटेगरी नहीं है. मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंसेस है. क्लियर है? अबाउट ओनली एलिजिबल नॉमिनेटर्स कैन नॉमिनेट, सेल्फ नॉमिनेशन नॉट अलाउड. सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है. कोई खुद से बोले कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा. अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबेल प्राइज. सो ये बड़ी जरूरी है कि नोबेल प्राइज को शेयर किया जा सकता है, बट मैक्सिमम 3 पीपल कैन शेयर. तो एक नोबेल प्राइज अगर किसी फिजिक्स में, पीस में, केमिस्ट्री में अगर आपको मिल रहा है तो 3 पर्सन है उसको शेयर कर सकते हैं. क्लियर. नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे. मरणोपरांत, यानी कि किसी की डेथ के बाद जो अवार्ड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मरणोपरांत या पोस्टमसली. ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है. क्लियर है? इफ अ रेसिपिएंट डाइज आफ्टर अनाउंसमेंट द अवार्ड स्टिल स्टैंड्स. हालांकि अवार्ड मिलने के बाद अगर डेथ हो जाती है रिसिपिएंट्स की तो अवार्ड ऐसा का ऐसा ही रहता है. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन आते हैं कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस देते हैं. जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस का कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, स्वीडन है. मेडिसिन में ये इंस्टीट्यूट है कारोल्स्का, स्वीडन. नेक्स्ट लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी है, ये अलग है. एंड पीस प्राइज, इसको ध्यान रखना, दिस इज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इज इन ओस्लो, नॉर्वे के अंदर. नॉर्वे के अंदर. बाकी ये स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन इंस्टीट्यूट से. बट पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज है वो कहां पर दिया जाता है? इट इज इन नॉर्वे, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी. क्लियर है? मिलता क्या क्या है इस प्राइज के अंदर, नोबेल प्राइज के अंदर? सबसे पहले एक मेडल, गोल्ड मेडल मिलता है. दिस इज गोल्ड मेडल. उसके बाद एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. सेक्स मॉनेटरी अवार्ड, कैश प्राइज भी नोबेल प्राइज के अंदर आपको मिलता है. कैश प्राइज ध्यान रखेंगे. और कैश प्राइज कितना है? इट इज रफली अराउंड 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इन 2025. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार किन किन इंडियंस को मिला है अभी तक. एक बार देख लेते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन टू awarded by the Nobel Prize in the literature. Mother Teresa, Kailash Satyarthi and Abhijit Banerjee. Abhijit Banerjee, these are some notable Indians who got the Nobel Prize. Next is Padma Awards. Next is Padma Awards. चलिए देखते हैं what is Padma Awards. रिपब्लिक डे पर दिए गए हैं पद्मा अवार्ड्स. तो 3 टाइप के होते हैं: पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिए गए हैं. क्लियर. अवार्ड्स के बारे में कब स्टार्ट हुए थे? दीज वर स्टार्टेड इन 1954. इनिशियली एज अ सिंगल क्लास, एक ही क्लास हुआ करती थी. बाद में इनको अलग अलग कर दिया, पद्म विभूषण कर दिया, पद्म भूषण कर दिया है एंड पद्म श्री कर दिया है. क्वेश्चंस ये आते हैं तो किस किस, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि पद्म श्री है, पद्म भूषण है,
एंड पद्म विभूषण है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सबसे पहले अगर किसी को मिलता है तो क्या मिलेगा? पहले सबसे पहले आपको पद्मश्री मिलता है, उसके बाद पद्म भूषण मिलेगा, और इनके मिलने के बाद सबसे फिर मिलेगा आपको पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म विभूषण। तो पद्म अवार्ड्स आर अमंग इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है। तो ध्यान रखना कैसे अवार्ड्स हैं सर? सिविलियन अवार्ड्स हैं, रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अक्रॉस डाइवर्स फील्ड्स लाइक आर्ट, सोशल वर्क, साइंस एंड पब्लिक अफेयर्स। बहुत सारे आर्ट्स एंड डाइवर्स फील्ड्स में आपको मिल सकता है, क्लियर है। पद्म विभूषण टॉप मोस्ट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट क्या है इसके अंदर? पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, और सबसे स्टार्टिंग में मिलता है आपको पद्म श्री अवार्ड, क्लियर। अब किन किन को मिला है पद्मश्री? पद्मश्री जो मिला है वो बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन जो पद्म विभूषण होता है और पद्म भूषण होता है, उनके जो रिसिपेंट्स होते हैं, जो जिनको मिलता है, वो थोड़े कम होते हैं। एक बार नजर डाल देते हैं। सबसे पहले तो पद्म भूषण पर डाल देते हैं। देखिए, अलका याग्निक सिंगर हैं, ये सभी जानते हैं, इनको मिला है आर्ट के फील्ड में। श्री भगत सिंह कोश्यार है, श्री KRP है, ममूती है, डॉक्टर नोरी है, श्री पीयूष पांडे है, आर्ट के अंदर है, ध्यान रखना। श्री SKM सोशल वर्क, और शतावाधनी है, शिबू सोरेन, ध्यान रखना, शिबू सोरेन पोस्टमसली दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में। इसका मतलब अभी हमने नोबेल प्राइज में पढ़ा था कि वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जबकि पद्म अवार्ड्स मरणोपरांत आपको दे दिए जाते हैं, क्लियर है। श्री उदय कोटक ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर, श्री VK मल्होत्रा पोस्टमसली, इनको भी मिला है। तो ध्यान रखना, 3 लोग ऐसे हैं पद्म भूषण के अंदर जिनको मरणोपरांत दिया गया है। पीयूष पांडे हैं, VK मल्होत्रा है, और शिबू सोरेन है, पब्लिक अफेयर्स, और ये आर्ट के अंदर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पद्म भूषण अवार्ड हैज नॉट बीन गिवन पोस्टमसली इन 2026। ये गलत है, दिया गया 3 लोगों को पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया है, क्लियर है। और लास्ट में 2 बचते हैं, वेल्लापल्ली और श्री विजय अमृतराज, स्पोर्ट्स के अंदर दिया गया है। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, स्पोर्ट्स को हाईलाइट करके लिखा है। पद्म भूषण सिर्फ एक ही रेसिपेंट को मिला है स्पोर्ट्स फील्ड में, किसको मिला है? श्री विजय अमृतराज को मिला है। और एक बार पद्म विभूषण, ये तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे किस किस को मिला हुआ है। और पोस्टमसली 2 लोगों को मिला है, श्री धर्मेंद्र सिंह है और श्री VS अच्युतानंदन है। अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स और आर्ट्स में मिला है। बाकी KT थॉमस, N रंजन, P नारायण, यह है पब्लिक अफेयर्स, आर्ट और लिटरेचर के अंदर, क्लियर है। पद्मश्री याद रखें ना रखें, लेकिन आपको पद्म विभूषण ये एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके चले जाना। प्लस स्पोर्ट्स श्री विजय अमृतराज को मिला है, प्लस मरणोपरांत किस किस को मिला है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। वो ये ना पूछ के वो किसी का नाम नहीं पूछेगी किसको मिला है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा वो क्वेश्चन। लेकिन वो ये पूछ सकती है, पद्म अवार्ड्स की हिस्ट्री पूछ लेगी एक स्टेटमेंट में। पद्म अवार्ड से बोल देगी किसी को पोस्टमसली मिलता है, दूसरे में कह देगी कि इस बार किसी को पोस्टमसली मरणोपरांत कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, यहां ये भी न्यूज में था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो मोजाम्बिक कंट्री, एक अफ्रीकन कंट्री, उनकी जो एक्टिविस्ट हैं, राइट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्रासा मशेल has been selected for the Indira Gandhi Peace Prize Disarmament and Development for 2025 announced by Indira Gandhi Memorial Trust। तो कौन देता है इसको अवार्ड को? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। देख लीजिए एक बार प्राइज, जी हाँ कैश प्राइज भी है इसके अंदर। कितने का है? 1 करोड़ रुपीस कैश प्राइज मिलता है आपको। नेम्ड इन ऑनर, एनुअल रिवॉर्ड हर साल दिया जाता है, ये कैश प्राइज है। 2 चीजें याद रखना, एक तो कैश प्राइज है इसके अंदर, क्लियर है, दूसरा एनुअली है, ये हर साल दिया जाता है। सिग्निफिकेंट किस लिए दिया जाता है? अवार्ड इज गिवन टू दोज हु प्रमोट पीस, इकोनॉमिक ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी, क्लियर है, डेमोक्रेसी ध्यान रखना। द अवार्ड इज गिवन आउट ईच ईयर बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, क्लियर। कितनी चीजें हो गई, किसके द्वारा दिया जाता है? इंदिरा गांधी ट्रस्ट मेमोरियल के द्वारा दिया जाता है। एनुअल अवार्ड है, ये हर साल दिया जाएगा, सॉरी
दूसरा प्राइस क्या है, सर 1 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं इसके अंदर, क्लियर है। और किस फील्ड में दिया जाता है, दोज हु सपोर्ट्स पीस, इकोनॉमिक ऑर्डर एंड डेमोक्रेसी, क्लियर है। और इस बार किसको सिलेक्ट किया है, कोई इंडियन नहीं है, एक फॉरेन नेशन है, फॉरेन नेशन है, कौन है, ग्रेशा मिशेल है, मोजाम्बिक कंट्री की ये सिटीजन है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। आज बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स, जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स, जीवन रक्षा पदक अवार्ड, ये 3 टाइप में है। देखिए सबसे पहले तो दिया किसको गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड्स 2025 फॉर 30 इंडिविजुअल्स हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी इन रेस्क्यू ह्यूमन लाइव्स। एक्चुअल में क्या है, ये किस चीज के लिए दिया जाता है, पदक सीरीज कंप्राइज सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड्स है फॉर लाइफ सेविंग एक्ट्स recognizing individual who endanger their own life to save other during crisis such as drowning, fires, accidents, electrocution, mine disasters and natural calamities। जनरली क्या है उनके लिए, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आप किसी की हेल्प करते हैं, कोई डूब रहा है उसको आप बचा लेते हैं, किसी का रेस्क्यू कर लेते हैं, क्लियर है। तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस चीज को अवार्ड देने के लिए ये अवार्ड है, जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स है, क्लियर। कब 1961 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। द अवार्ड्स प्रमोट सिविक ब्रेवरी, सेल्फलेसनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट। तो ध्यान रखेंगे बाय ऑनरिंग, कोई मिलिट्री अवार्ड्स नहीं है, किसी भी और तरीके के अवार्ड्स नहीं, किस लिए है सर, सिविक ब्रेवरी के लिए, सिविलियंस के लिए है, क्लियर है। दे आर ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और प्रोफेशन एंड मे बी अवॉर्डेड पोस्टमसली, मरणोपरांत भी इनको दिया जा सकता है, क्लियर है। ईच अवार्ड इंक्लूड्स अ मेडल, सर्टिफिकेट एंड वन टाइम कैश पेमेंट, वन टाइम कैश पेमेंट यानी कैश पेमेंट भी इंक्लूडेड है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। तो 3 कैटेगरी है इसके, ध्यान रखना। एक तो है सर्वोत्तम, क्लियर है, दूसरा है जीवन रक्षा पदम और उत्तम जीवन। तो क्या है, सर्वोत्तम है, उत्तम है और जीवन रक्षा, 3 अवार्ड्स के अंदर है, 3 अवार्ड्स के अंदर है। तो सर्वोत्तम में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं करीबन, उत्तम में 1.5 लाख रुपए दिए जाता है और जीवन रक्षा 1 लाख रुपए उसमें दिया जाता है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे 3 कैटेगरीज पूछ लिया जाता है, किसी एक स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि व्हाट आर द 3 कैटेगरीज इन द जीवन रक्षा पदम अवार्ड्स, पदक अवार्ड्स। और किसने अप्रूव किया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड। किस चीज से रिलेटेड है सर, सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड्स है फॉर द सिविक ब्रेवरी और ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट वगैरह के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटपुट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है, कोई यूएन नहीं है, कोई IAEA नहीं है, कोई WHO नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन करता है, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, क्लियर है। द रिपोर्ट्स क्या है, इस पर रिपोर्ट्स हाईलाइट दैट द ग्लोबल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। 2040 से लेकर 2050 तक जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसने बताया है कि चाइना, फ्रांस एंड इंडिया, रशिया एंड USA, ये जो कितने नेशंस है, ये जो 5 नेशंस हैं, वुड अकाउंट फॉर मोस्ट कैपेसिटी वाइल न्यू कमर नेशंस एम फॉर 157 गीगावाट। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी बताइए, जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, चाइना, फ्रांस, रशिया, इंडिया एंड US। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्लियर है, ये लिख लिया। अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट, 5 कंट्रीज चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कुड टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली 980 गीगावाट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी इन 2050, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे पब्लिश कौन करता है, क्या इसके आउटकम्स हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये रहा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, क्लियर है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द सेकंड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यानी कि सेकंड एडिशन है, अभी लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था देख लीजिए एक बार, लॉन्च 2023 में लॉन्च किया गया था, टू यूनिफाई एंड एलिवेट एग्जिस्टिंग साइंस अवार्ड्स इनटू
पद्म लाइक नेशनल ऑनर फॉर साइंटिफिक अवार्ड अथॉरिटी कौन किसको दी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इसको देती है, अंडर ओवरसाइट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ये पीएसए है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, इनकी ओवरसाइट मिनिस्ट्री क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये देती है। कैटेगरीज क्या है? इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, जैसे हमने जीवन रक्षा पदक अवार्ड्स पढ़ा, उसमें सर्वोत्तम, उत्तम और जीवन रक्षा, ऐसे ही विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है और विज्ञान टीम है। विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट, श्री रिसेंट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, युवा शांति स्वरूप भटनागर फॉर साइंटिस्ट बिलो 45 ईयर्स, जो 45 साल से कम है उनको दिया जाता है। एंड विज्ञान टीम, जो कोलैबोरेशन वगैरह से, किसी टीम एफर्ट से कोई नया इनोवेशन अगर हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रिसर्च, ये लिखा हुआ है। कैप्स क्या है? 56 अवार्ड्स पर ईयर, 56 अवार्ड्स पर ईयर दिए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिए कितने 56 अवार्ड दिए जा सकते हैं, यानी कि एक लिमिट लगा दी गई है। क्लियर? चलिए, ये कुछ विज्ञान टीम को ध्यान रखना, अरोमा मिशन एंड सीएसआईआर, अरोमा मिशन सीएसआई एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड है, इनको विज्ञान टीम में दिया गया है। विज्ञान टीम में आप विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, इनकी सिर्फ कैटेगरीज के नाम याद रख ले, बहुत है, और विज्ञान टीम का नाम ध्यान रख लेना कि किसको मिला है। अरोमा मिशन सीएसआईआर को इस बार अवार्ड किया गया है इन दी विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज, ग्लोबल टीचर प्राइज, और एक इंडियन को इस बार इंक्लूड किया गया है और उनका नाम क्या है? रोबल नागी हैज वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, रिसीविंग $1 मिलियन अवार्ड एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ध्यान रखना कहां पर हुई है? दुबई में हुई है। इंडियन टीचर है, एक इंक्लूडेड है, बहुत सारे लोगों को ये मिलता है, लेकिन किसको मिला है ये? इंडियन इस बार इंक्लूडेड है, रोबल नागी है, इनकी फाउंडेशन है, रोबल नागी फाउंडेशन है, फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, उनकी एजुकेशन, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम कर रही है। देयर शी इज रोबल नागी, द इंडियन टीचर हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज। कब लॉन्च किया गया था? 2014 में, एंड इट इज ऑफन रेफर्ड एज द नोबल प्राइज ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नोबल प्राइज बोला जाता है इसको, तो ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रेजेंटेड बाय GEMS एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय वार्की फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। क्लियर है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट की एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसके कोलैबोरेशन में। रूबल नागी इज पायनियरिंग एजुकेटर फ्रॉम इंडिया डेडिकेटेड टू मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्लियर है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखेंगे इनके नाम को। क्या प्राइस है, कौन देता है, कहां मिला है और इस बार किस जगह मिला है, क्या इसमें कैश प्राइज होता है? जी हां, $1 मिलियन का होता है। कहां पर हुई है? दुबई के अंदर है। क्या नाम है? रोबल नागी है। कौन देता है इसको? सर ये GEMS विद दी कोलैबोरेशन ऑफ यूनेस्को। क्लियर? आगे चले, चलिए। नेक्स्ट इज चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। तमिलनाडु की एक IAS ऑफिसर है सुप्रिया साहू, उनको ये मिला है, एंड बाय द UNEP चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ऑफ एनवायरमेंटल लीडरशिप है। यूनाइटेड नेशंस का एक हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है ये, तो ध्यान रखेंगे किस कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड है ये। क्लियर है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो ध्यान, क्या नाम है UNEP का? यूनाइटेड नेशंस का एक एनवायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, उसके द्वारा ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, जो किसको मिला है? एक सुप्रिया साहू है, उनको दिया गया है। कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है इसमें? एंटरप्रेन्योरशिप, विजन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंस्पिरेशन, एक्शन। और साहू को किसमें मिला है? साहू को मिला है एक्शन, इंस्पिरेशन और एक्शन, इस कैटेगरी में उनको दिया गया। क्लियर? क्लियर है? सुप्रिया साहू एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। ऑपरेशन ब्लू मून 2000 में इन्होंने लॉन्च किया था, लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक इन नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इन्होंने क्या किया था? उसको एलिमिनेट करने के लिए ब्लू माउंटेन 2000 एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और वेयर इज नीलगिरी इज लोकेटेड? नीलगिरी पर्वत किसका पार्ट है सर? वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। किसका घाट पार्ट है सर? वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? सह्याद्रीज।
सह्याद्री से जब कर्नाटका के नीचे जाएंगे और तमिलनाडु केरला के पास एक पर्वत पड़ते हैं नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एनवायरमेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के लिए भी, लेकिन इधर से जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आकर मिलते हैं वो नीलगिरी पर मिलते हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट नीचे की तरफ एक्सटेंड है अप टू केरला। क्लियर है। और नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर नीलगिरी नेशनल पार्क और या बायोस्फीयर रिजर्व भी है। प्लस वॉज द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी दोदा बेटा विच इज इन तमिलनाडु, दोदा बेटा। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे नीलगिरी हिल्स कहां पर है, आपको पता चल गया है किस लिए दिया गया है, इनके कंट्रीब्यूशन फॉर द एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन कौन देता है, यूएन देता है। क्लियर है। और इसमें दूसरा और क्या क्या है, इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट मेजर्स लाइक स्टार्टेड कूल रूट प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्ट एंड लेगेसी, नेचर फर्स्ट अप्रोच जनरेटेड 2.5 मिलियन ग्रीन जॉब, सिग्निफिकेंटली एडवांस इंडियाज एमिशन एंड एजुकेशन रिडक्शन टारगेट्स, एमिशन एंड रिडक्शन टारगेट। क्लियर है। तो ध्यान आप याद रखेंगे। सुप्रिया साहू कहां से है, तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर है, इनको मिला है। क्या क्या काम किया था, एक इस ऑपरेशन ब्लू मून को, आप ब्लू माउंटेन को याद रखना 2000 में, सिंगल यूज प्लास्टिक्स है उनको एलिमिनेट करने के लिए। कहां से, नीलगिरी। नीलगिरी कहां पर है सर, देज आर इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स आकर मिलते हैं। और हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा है, तमिलनाडु केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पे ये माउंटेन्स है। क्लियर। चलिए, और नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर इसी नीलगिरी माउंटेन्स या नीलगिरी नेशनल पार्क के अंदर ये पाया जाता है। नाउ द ब्रोंको टेस्ट, ये भी न्यूज में था। व्हाट इज ब्रोंको टेस्ट? जो क्रिकेट एंथुजियास्टिक होंगे उन्हें पता होगा कि ब्रोंको टेस्ट क्या होता है। The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has introduced a Bronco fitness test for Indian players to ensure high fitness। तो क्रिकेट के अंदर एक टेस्ट है, ब्रोंको टेस्ट है, उनका स्टेमिना, उनकी स्टैंडर्ड और उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए। इट इज वाइडली यूज्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट स्पेशली इन स्पोर्ट्स लाइक रग्बी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, उनमें भी यूज होता है। द टेस्ट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस शटल रनिंग विद 20 मीटर शटल रन फॉलोड बाई 40 meter run and 60 meter run which constitutes one set. A player is required to do 5 such sets with add-ups up to 1200 meters without taking a break. So this is a bronco test, ध्यान रखना। क्लियर है। किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है बीसीसीआई इंडिया के अंदर। क्लियर। क्या क्या होता है वो जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखना व्हाट इज ब्रोंको टेस्ट। नाउ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये न्यूज में था। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कहां पर हुआ है, वो हेल्ड इन डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। आगे भी हम पढ़ेंगे, खेलो इंडिया के और भी इवेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। 400 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स हैं एंड रेस्ट आर 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो कितने हो गए, 36 हैं। कंपीटेड फॉर 24 गोल्ड मेडल्स इन रोइंग, कायाकिंग एंड कैनोइंग। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय जोंटी बाय साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। जनरली खेलो इंडिया प्रोग्राम कौन देखता है, खेलो इंडिया साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। पहली बार ये फर्स्ट एडिशन हुआ है 2025 के अंदर। हुआ कहां पर है, डल लेक के अंदर हुआ है, ये बात ध्यान रखना। एंड व्हाट इज द मैस्कॉट, मैस्कॉट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हिमालयन किंगफिशर इज द मैस्कॉट एंड द लोगो फॉर द गेम इज शिकारा ऑन डल लेक। तो लोगो क्या है, शिकारा, जो बोट्स चलती हैं डल लेक के अंदर, जो डल लेक्स है आपकी श्रीनगर के अंदर, उसमें जो बोट्स चलती हैं, जो हाउस बना रहता है, ऊपर से छत टाइप बन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं, शिकारा बोट बोलते हैं। तो वो उसका लोगो है। और मैस्कोट क्या है, द हिमालयन किंगफिशर इज द मैस्कोट फॉर दिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025 डालिए हेडिंग, नेशनल अनुभव अवार्ड्स। पेन लेके बैठे होंगे, आई होप पेन लेकर बैठिए और साथ हेडिंग डालिए। जो मैं बताता जा रहा हूं उसको लिखते जाइए। अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे और सिर्फ सुनते रहेंगे तो याद नहीं रहेगा, रिवाइज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025 वर रिसेंटली अवॉर्डेड, मार्किंग अ डिकेड ऑफ अवार्ड्स। अनुभव पोर्टल वाज लॉन्च इन 2025, 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, पेंशंस एंड पेंशंस वेलफेयर। क्लियर है। जैसे विज्ञान अवार्ड दिया जाता था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा, अनुभव अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स, इसके द्वारा दिया जाता है एज अ प्लेटफॉर्म
टू हाईलाइट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये लिख लीजिए बहुत ध्यान से, किसको मिला है, क्यों मिला है, ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुभव नेशनल अनुभव अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है कि जो रिटायरिंग गवर्नमेंट्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। किस मिनिस्ट्री द्वारा, किस डिपार्टमेंट द्वारा? सर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स द्वारा। किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। प्राइमरी एम इज टू क्रिएट अ रिच रेस्पोरेटरी ऑफ नॉलेज एंड विजडम दैट कैन सर्व एज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। यानी कि जो आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अगर ये क्या विजडम दे पाए, उनको ये नॉलेज दे पाए जो आने वाली फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी है, तो उस चीज के लिए है। फर्दर मोटिव रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस शेयर करें। एनुअल अनुभव अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, वो स्टार्टेड इन 2016, ध्यान रखें। तो 15 में पोर्टल, अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया था, 2016 में ये अवार्ड्स देना स्टार्ट किया गया था। क्लियर? इट कंसिस्ट 5 अनुभव अवार्ड्स हैं और 10 जूरी सर्टिफिकेट्स हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखना नेशनल अनुभव अवार्ड्स मिनिस्ट्री कौन देती है, कब स्टार्ट हुए हैं और किसको दिए जाते हैं? सर रिटायरिंग ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज गिनीज रिकॉर्ड फॉर परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। परीक्षा पे चर्चा has been conferred a Guinness World Record for the most people registered on a citizen engagement platform in one। एक महीने के अंदर जो हाईएस्ट मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है विद 3.53 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। क्लियर है? होस्टेड बाय माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। लॉन्च 2018 में लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है हमारा उसके द्वारा है। क्लियर है? एग्जाम वॉरियर्स टू क्रिएट स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर यंग इन यंगस्टर्स। क्लियर? तो ध्यान रखना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड परीक्षा पे चर्चा को मिला है, किस चीज में है, कब लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कितने लोग थे? ऑलमोस्ट 3.53 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, एंगेजमेंट था उसका। क्लियर? चलिए बुकर प्राइज, बुकर प्राइज इसको एक बार मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो बुकर प्राइज है, आगे की तरफ है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये दो हैं। बुकर प्राइज है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये दोनों प्राइज अलग हैं। तो आप बुकर प्राइज को एग्जाम में समझ लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज, या इंटरनेशनल बुकर प्राइज को लिखा मिल जाता है बुकर प्राइज, तो आपको लगता है वो सेम ही। तो चीजें दोनों अलग हैं, दोनों को मिलने वाली जो देता है वो भी अलग है, किस किस को मिला है वो भी अलग है। आगे हम एक बार डिस्कस करेंगे, अभी इसको स्किप कर देते हैं। दोनों एक ही स्लाइड पे मैंने डाले हुए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस चीज में दिया जाता है? आई होप आपको पता हो किस चीज में। लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, उनके नाम पे रखा गया है दादा फाल्के अवार्ड। इस बार किसको मिला है जी? मोहनलाल हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड। तो फिल्म इंडस्ट्री किस में मिलता है सर? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। हैज बीन कन्फर्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। मोहनलाल हैज वर्क इन मलयाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। तो ध्यान रखना बस इतना कि इस बार किसको मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, किस फील्ड से रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री में दिया जाता है? सर फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। अभी मैंने बताया सिनेमा फील्ड में दिया जाता है, हाईएस्ट ये अवार्ड है। किसके द्वारा एनुअली दिया जाता है? नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म्स फेस्टिवल, इनके द्वारा ये दिया जाता है। क्लियर है? पहली बार किसको मिला था? थोड़ी सी नॉलेज, देविका रानी है, इनको ये पहली बार मिला था। क्लियर है? दादा साहब फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के was an Indian producer, director, screenwriter known as the father of Indian cinema। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मिला जाता है। और इनकी एक पहली मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, was the first Indian movie released, पहली इंडियन मूवी थी जो इन्होंने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर, एंड इज नोन फॉर इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म, पहली फुल लेंथ मूवी इन्होंने बनाई थी। क्लियर? चलिए तो नाम ध्यान रखना किस फील्ड में दिया जाता है। क्लियर है? फर्स्ट रेसिपेंट कौन था? देविका रानी थी। नेक्स्ट ये हो गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, कर लिया है हमने। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? जी हां, किसको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज? मारिया कोरिना मचादो, कहां की रहने वाली हैं? वेनेजुएला का रहने वाली हैं। क्लियर है?
क्लियर। चलिए बाकी नोबेल पीस प्राइज के बारे में हमने पढ़ लिया, कब स्टार्ट हुए थे, किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है, क्या क्या उसके साथ मिलता है, कैश प्राइज मिलता है, डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, एक मेडल दिया जाता है। पोस्टमसली मरणोपरांत ये नहीं दिया जाता है। एक प्राइज को कितने लोग शेयर कर सकते हैं? तो 3 लोग एक प्राइज को शेयर कर सकते हैं। क्लियर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 में ये किसको मिला? हैज बीन अवॉर्डेड टू हंगेरियन राइटर लाज़लो क्राजना होरकाई इनको मिला है लिटरेचर के अंदर। क्लियर। चलिए ये रहा। अब देखिए बुकर प्राइज, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है एंड बुकर प्राइज ये अलग है। क्लियर है। तो ये देख लेते हैं बुकर प्राइज किसको मिला है। बुकर प्राइज दिया गया है डेविड सेजले को, और किस चीज के लिए दिया गया है? इनकी जो नोवेल है फ्लैश उसको लिए दिया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसको मिला है इस बार? ये मिला है, इट वॉज अवॉर्डेड टू हर्ट लैम्प बाई बानू मुश्ताक, ट्रांसलेटेड फ्रॉम कन्नड़ा बाई दीपा बस्ती। तो किसको दिया गया है? हर्ट लैम्प यानी कि बानू मुश्ताक, इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये लॉन्च कब हुआ था? इन 2005 में ये लॉन्च किया गया था एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके। तो ध्यान रखना इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है? कोई इसी और लैंग्वेज में कोई फिक्शन वगैरह लिखा गया है, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और यूके के अंदर जब उसको पब्लिश किया जाता है तो ऐसे नोटेबल वर्क को दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ध्यान रखना। तो जो हर्ट लैम्प है बानू मुश्ताक ने ट्रांसलेट किया है किसको? कन्नड़ा से ट्रांसलेट किया है, जो कि किसकी थी? दीपा बस्ती की थी कन्नड़ा में। क्लियर है। बुकर प्राइज को देख लेते हैं। हंगेरियन ब्रिटिश डेविड सेजले को मिला है 2025 बुकर प्राइज फॉर नोवेल फ्लैश, बिकमिंग द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश राइटर। अवार्ड डेविड सेजले, ये हो गया अबाउट बुकर, इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन, सेलिब्रेटिंग आउटस्टैंडिंग लिटरेसी मेरिट सिंस 1969। तो पहले कौन आया सर? बुकर प्राइज आया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बाद में आया। ये ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है इंग्लिश के अंदर। ये ऑलरेडी जब इंग्लिश में नॉवेल्स लिखे जाते हैं उन फिक्शंस को दिया जाता है। इंडियंस में कौन कौन जीता था? मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में रिसेंटली था द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। किरण देसाई है, अरुंधति रॉय है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बड़ी ब्यूटीफुल बुक है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। क्लियर। चलिए एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्या है? ओपन टू नोवेल पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन द यूके और आयरलैंड, जज्ड एनुअली बाय अ मल्टीकल्चरल पैनल ऑफ राइटर्स एंड क्रिटिक्स। तो सेम है। कॉमन क्या है? यूके के अंदर अगर उसको लॉन्च किया गया है या आयरलैंड के अंदर उसके लिए दिया जाता है फिक्शन नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स के लिए दिया जाता है। बस फर्क इतना है वो ट्रांसलेटेड नॉवेल्स है, ये ओरिजिनल जो पहली बार लिखी गई है इन द इंग्लिश लैंग्वेज उनको दिया जाता है। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं विंटर ओलंपिक्स 2026। स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में विंटर ओलंपिक्स 2026 होने वाले हैं। कहां पर होने वाले हैं? सॉरी हो गए हैं, जनवरी में हुए थे। 2026 में कहां पर हुए थे? इटली के अंदर हुए थे। क्लियर। कब स्टार्ट हुए थे? एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होते हैं, सेम जैसा समर ओलंपिक्स या जो मेन ओलंपिक्स है उनके बारे में बात करते हैं। रिसेंट 2022 में बीजिंग में हुए थे चाइना के अंदर, 2026 में इटली के अंदर हुए हैं, और 2030 में कहां होने वाले हैं? फ्रांस में होने वाले हैं, आर्ब्स एंड नाइस के अंदर होने वाले हैं। ऑफिशियली कॉल्ड मिलानो कोर्टिना 2026 में। इट वाज द 25th विंटर ओलंपिक गेम्स फीचरिंग 116 मेडल्स इवेंट्स अक्रॉस इतना परफॉर्मेंस। नॉर्वे इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर एट 2026। हाईएस्ट किसको मिले हैं? नॉर्वे वाज द हाईएस्ट। US finished second. India participation. Arif Khan achieved India's best ever men's slalom, finished 39th place, marking steady progress in winter sports. कहां स्तर है हमारा स्पोर्ट्स का आप देख रहे हैं। नॉर्वे को मिले हैं 18 गोल्ड्स आउट ऑफ 41 मेडल्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि नॉर्वे एक हाई लैटिट्यूड पर है, एक विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छी जगह है। होने को तो सर लद्दाख के अंदर भी है, आइस हॉकी होती है, बड़ा फेमस गेम है। बट बात यह है कि हम अपने इंडिया का पार्टिसिपेशन किस तरीके से तुलना कर रहे हैं। जबकि यूएस सेकंड है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है, और इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या है? किसी एक गेम में हमने 39th प्लेस लिया है। ये हमारा पार्टिसिपेशन है, ये हमारी परफॉर्मेंस है किसी स्पोर्ट्स के अंदर। क्लियर। खैर छोड़िए, तो आपका ध्यान रखने का क्या है?
कहां पर हुए हैं? हर 4 साल में होते हैं। इस बार का फर्स्ट कौन था? नॉर्वे था। सेकंड पर कौन था? यूएस था। और इंडिया कहीं भी नहीं था, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है? पहले कहां पर हुए हैं? बीजिंग में हो चुके हैं, उसके बाद 2026 में इटली में हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, फाइट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप तो 2 है। 2025 की रैपिड चैंपियनशिप थी फाइट की, और ये क्या है? वर्ल्ड की चेस चैंपियनशिप 2026 है। इसमें कौन है? जो मार्क्सन है आपके, मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे हैज वॉन द 26 फाइट फ्री स्टाइल। ध्यान रखना, फ्री स्टाइल चेस। जो दूसरा पढ़ेंगे रैपिड चेस चैंपियनशिप थी 2025 में, ये क्या है? जो 26 फाइट फ्री स्टाइल चेस चैंपियनशिप में मार्क्सन जीते हैं। क्लियर? लोकेशन कहां पर हुई है? जर्मनी के अंदर ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ऑर्गेनाइजर्स कौन है? ऑर्गेनाइज बाय फाइट इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फाइट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। और फ्री स्टाइल चेस ऑपरेशंस GmbH। पार्टिसिपेंट्स द चैंपियनशिप फीचर्स 8 टॉप ग्रैंड मास्टर्स को हर कोई नहीं जा सकता, जो 8 टॉप ग्रैंड मास्टर्स हैं उनको लिया जाता है। चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। डिफीटेड फैबियानो कैरुआना यूएस इन द फाइनल। फैबियानो को हराया था इन्होंने, मार्क्सन ने। क्लियर? चलिए, इतना ही बाकी है, इतना ही जरूरी है आपके लिए, कहां पर हुआ है, किसको मिला है। क्लियर है? और रनर अप कौन था? ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिया जाता है। कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सिर्फ 8 जो टॉप ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उनको इसमें चुना जाता है। क्लियर? चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया वाटर गेम्स हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो 2 फेजेस में ये कराया गया था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2026, ये 2 फेज में हुए थे। 2 फेज में, एक फेज हुआ था लद्दाख के अंदर और एक फेज हुआ था आपका गुलमर्ग के अंदर। कहां पर हुआ था? लेह और गुलमर्ग के अंदर 2 फेज किए गए थे। क्लियर? कंपटीशन ऑन रिपब्लिक डे एनडीएस स्टेडियम ले, ये कंक्लूड हुआ था। जो लद्दाख वाला फेज है, लेह वाला फेज है, वो अभी कंक्लूड हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर multidisciplinary नेशनल लेवल विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन aimed at promoting winter sports and expanding India's competitive sports based in cold climates regions। तो मोटिव यही है, जो ओलंपिक विंटर गेम्स हम देख रहे हैं, हाईएस्ट पार्टिसिपेशन, हाईएस्ट कंक्लूजन कंट्रीब्यूशन हमारा यही है कि हम 39th आए हैं किसी स्पोर्ट्स के अंदर। तो जरूरी है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कुछ बेहतर करें, कुछ परफॉर्मेंस हो। ऐसा नहीं है कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस हमारे यहां पर नहीं है, स्नो हमारे यहां पर नहीं है, या स्नो गेम्स हमारे यहां पर नहीं हो सकते सर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आर ऑर्गेनाइज अंडर खेलो इंडिया स्कीम, जो मैंने बताया, विच इज द फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स की है। क्लियर है? जो कौन देखती है? साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसको ओवरसाइट करती है। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। लेकिन बात क्या है सर? राजनीति ही इतनी है, राजनीति ही इतनी है। नेशनल लेवल कंपटीशंस के खेलो इंडिया के कितने एडिशन है ये देख लीजिए। सबसे पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनको पहले स्कूल गेम्स भी बोला जाता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। क्लियर है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो भी बताए हैं, पैरा गेम्स है। खेलो इंडिया बीच गेम्स है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गए हैं। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी आ गए हैं। इस बार लॉन्च करे जा रहे हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो एक और एडिशन जोड़ दिया गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, और फर्स्ट एडिशन 2026 में होने वाला है इसका। क्लियर है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर हुए थे? 6th एडिशन था इनका। विंटर गेम टू बी हेल्ड इन लेह और गुलमर्ग, मैंने आपको बताया 2 फेजेस में ये होने वाले थे। क्लियर? चैप्टर 1 जो लेह का था एंड चैप्टर 2 गुलमर्ग के अंदर था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फाइट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025, ये भी किसने? इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिक्साई एंड कोनेरू हम्पी वोन ब्रोंज मेडल। तो इन दोनों को ब्रोंज मेडल मिला है। अबाउट फाइट रैपिड चैंपियनशिप, इट इज अ प्रीमियर इंटरनेशनल एनुअल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फाइड क्राउन्स वर्ल्ड चैंपियंस। वेन्यू कहां पर? दोहा, कतर में हुआ है। फ्री स्टाइल चैंपियनशिप कहां हुई है फाइट की? सर जर्मनी के अंदर हुई है। विनर कौन था? मैक्सन कार्लसन थे। ये कहां पर हुई है रैपिड चेस चैंपियनशिप? सर ये कहां पर हुई है? दोहा, कतर के अंदर हुई है। क्लियर? इंडियन जो ग्रैंड मास्टर्स है अर्जुन एरिक्साई एंड कोनेरू हम्पी, इनको मिला है। ओपन सेक्शन में विनर्स कौन थे? मैग्नस कार्लसन थे। टीम के अंदर हमने बता दिया कि किसको मिला है? इंडियंस को ब्रोंज मेडल मिला है। और यहां पर भी विनर कौन है सर? मैग्नस कार्लसन है। विमेन सेक्शन के अंदर एलेक्सेंड्रा गोरिचिकना, ये इनका नाम है, एलेक्सेंड्रा, यही नाम याद रखना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
और रैपिड्स में ही हराया था मैग्नस को गुकेश साहब ने। देखिए वुमेन्स वर्ल्ड कप, जी हां, किसको नहीं पता है, इंडियन वुमेन टीम पहली बार वर्ल्ड कप विनर रही है, पहली बार वर्ल्ड कप विनर रही है। मुंबई में खेला गया था, क्लियर है। देखिए इंसेप्शन वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1973 इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। वनडे फॉर्मेट है, ये 50 ओवर्स का है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम क्या है सर? 7 टाइटल्स है। ऑस्ट्रेलिया को हमने सेमीफाइनल में इनको हराया था। उसके बाद इंग्लैंड को कितने मिले? 4 टाइटल्स मिले हैं। अदर विनर्स क्या है? न्यूजीलैंड को भी मिला है और इंडिया को 1 टाइटल मिल गया है, क्लियर है। इंडिया सेमीफाइनल में किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। और फाइनल में किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? शेफाली वर्मा थी। तो फाइनल के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? दीप्ति शर्मा। 215 रन इन्होंने बनाए, 22 विकेट भी लिए, यानी अच्छा खासा ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस इनकी थी, क्लियर। चलिए, और ध्यान रखना कहां पर हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर, डीवाई पाटिल स्टेडियम के अंदर ये खेला गया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एशियन यूथ गेम्स। एशियन यूथ गेम्स क्या है? इंडिया अचीव्ड बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट एशियन यूथ गेम्स, विनिंग 48 मेडल्स एट मनामा, बहरेन के अंदर यूथ गेम्स हुए हैं। सबसे पहला तो आप यही लिख लीजिए, एशियन यूथ गेम्स कहां पर हुए हैं इस बार? सर बहरेन के अंदर हुए हैं, क्लियर है। बहरेन कहां पर है? मिडिल ईस्ट के अंदर है बहरेन, ध्यान रखेंगे। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है? 48 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि 13 गोल्ड्स हैं, 18 सिल्वर हैं, 17 ब्रॉन्ज है। इट्स हाईएस्ट एवर सरपासिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम 2009 में ऐसी परफॉर्मेंस आई थी जहां हमने 11 मेडल्स जीते थे, जबकि इस बार काफी अच्छे परफॉर्मेंस हमारी रही है गोल्ड के मामले में। 2013 में 14 गोल्ड जीते थे। एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, ऑर्गेनाइज्ड बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है। फॉर एथलीट्स एज 14 से लेकर 17 एज तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2009 सिंगापुर में हुआ था। और रिसेंटली इंडियन एडिशन, सेकंड एडिशन कहां हुआ था? नानजिंग चाइना के अंदर हुआ था। 17-21 एडिशन वर कैंसिल ड्यू टू लॉजिस्टिकल पेंडेमिक रिलेटेड रीजंस थे, मेकिंग बहरेन 2025 द थर्ड एडिशन अ 12 ईयर गैप। 12 साल के बाद थर्ड एडिशन हुआ है, तो 2009 और 2013 के अंदर, क्लियर। चलिए, इंडिया की परफॉर्मेंस ध्यान रखना जरूर। कॉमनवेल्थ गेम्स, जी हां, बड़ी अच्छी न्यूज सुनने में आ रही है कि इंडिया एक नॉमिनेटेड कंट्री है, और सिटी क्या है? अहमदाबाद हैज बीन रिकमेंडेड एज द होस्ट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, मार्किंग अ प्रिल्यूड टू इंडियाज एम्बिशन टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स। 2036 ओलंपिक्स हमारा होस्ट करने का सपना है, शायद हमारी गवर्नमेंट का भी, इस देश का भी। उससे पहले अगर 2030 कॉमनवेल्थ हम होस्ट कर लेते हैं और अच्छे से होस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं जैसे पिछली बार हुआ, कहा जाता है ऐसा ना हो। अबाउट कॉमनवेल्थ गेम, इट इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4, हर 4 साल में होता है, फीचरिंग एथलीट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, वो नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। ओरिजिन द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930 हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे, ओरिजिनली नोन एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो जनरली क्या है, जो ब्रिटिश कॉलोनीज जनरली रही हैं, वो देश अब पीस के लिए, एक फ्रेंडशिप के लिए, एक सोलिडेरिटी के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्लियर है। इनॉग्रल इवेंट ब्रॉट टुगेदर एथलीट्स 11 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं अभी भी, या जो अलग अलग कंट्रीज, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया फर्स्ट कंपीटेड इन सेकंड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1934 में हमने पार्टिसिपेट किया था। गेम्स वर नेम्ड एज कॉमनवेल्थ। कब बोला गया इनको? 1978 के अंदर इनको कॉमनवेल्थ गेम्स बोल दिया गया था, क्लियर। 2010 में इंडिया के अंदर ये कॉमनवेल्थ हुए थे, पहली बार इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। 2010 के अंदर कहां पर सर? दिल्ली के अंदर हमने इसको किया था। 2030 में शायद अहमदाबाद में होस्ट हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है, रिकमेंड किया गया है अहमदाबाद को, क्लियर है। चलिए, यह था आपका एक बड़ा जरूरी टॉपिक, अंटार्कटिक होल, अंटार्कटिक ओजोन होल। तो देखा क्या जाता है
कि अंटार्कटिक है आपका, मैं आपको बता दूं कि ये है आपकी ग्लोब। क्या है सर? दिस इज योर ग्लोब, दिस इज योर 0 डिग्री, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल, दिस इज 90 डिग्री। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 एंड 23.5, ये रही नीचे, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दिस इज अंटार्कटिका, दिस इज अंटार्कटिका। बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, बहुत हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर है, पोल्स के आसपास है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी रहता है। और हमें पता है एक गैस है ओजोन। क्या गैस है सर? ओजोन। क्या फॉर्मूला होता है ओजोन का? O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गैस बनाते हैं ओजोन। ओजोन से क्या लेना देना है? हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं अर्थ के। अर्थ के क्या पढ़ते हैं? हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर कैसे? मान के चलिए ये सरफेस है, तो अर्थ की अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर में, अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर के अंदर। पहली लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। और सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है, यानी कि इक्वेटर पर इसकी ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोस्फेयर होती है। इसके क्या रीजंस है, ये हम ज्योग्राफी क्लास में अलग से तरीके से पढ़ते हैं बॉडी। क्लियर है? तो सेकेंड लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, वहां पर एक गैस की लेयर बनी हुई है, वो गैस मिलती है हमको, जिसको बोलते हैं ओजोन। तो ओजोन कहां प्रेजेंट है सर? एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये काम क्या करती है? ओजोन क्या काम करती है? एक बार देख लेते हैं क्या काम करती है ओजोन, ये देख लेते हैं। एक मिनट देखिए, ओजोन यहां पर लिखा नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तो जनरली होता क्या है, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, यहां पर O3 के बहुत सारे ये गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स हैं। तो जब यूवी रेडिएशंस यानी जो सोलार रेडिएशंस आती हैं, क्लियर है, जब सोलार रेडिएशंस आती हैं तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं, जो हाई इंटेंसिटी यूवी रेडिएशंस होती हैं, उनको क्या एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं स्पेस की तरफ, बाहर की तरफ। तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं वो अर्थ सरफेस तक ना पहुंच पाए, ये कौन एंश्योर करता है सर? ये आपकी ओजोन एंश्योर करती है। और अगर मान के चलिए अगर ऐसा हो कि इस ओजोन की यहां पर क्या हो जाए सर? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी हो जाए। ओजोन यहां से गायब हो जाए। अगर ओजोन गायब हो जाती है तो ये जो यूवी रेडिएशंस हैं, ये सोलार रेडिएशंस, ये सरफेस तक पहुंच जाएंगी या नहीं पहुंच जाएंगी? बिल्कुल पहुंच जाएंगी। इस ही जहां पर ओजोन की कमी हुई है, जहां पर एक गैप बन गया है, जहां पर एक ये होल बन गया है, इसको बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन होल। ओजोन डिप्लीशन अलग है। डिप्लीशन का मतलब है ओवरऑल ओजोन की क्वांटिटी में कमी आना, उसकी डेंसिटी में कमी आना, क्लियर है, उसके अमाउंट में कमी आना स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन होल का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर जगह पर ओजोन पूरी तरीके से खाली हो गई है, ओजोन कवर हट चुका है उस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास, और यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही है, जो हार्मफुल है आपके लिए। किस लिए सर? आपकी स्किन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब बात आती है कि सर ये अंटार्कटिका ओजोन होल की ही बात क्यों हो रही है? बात यह है कि जो अंटार्कटिका ओजोन होल है इज अ सीजनल थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर पर्टिकुलर इन द साउदर्न पोलर रीजन। ये एनुअली होता है, सीजनली होता है, अंटार्कटिका के अंदर होता है, यानी कि साउथ पोल के अंदर होता है। हर साल जो सीजनल थिन है, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है साउथ पोल के आसपास, वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है और एक पर्टिकुलर जगह पर एक सीजन पर ही वो ऐसा हो रहा है, तो उसको बोला अंटार्कटिका ओजोन, अंटार्कटिक ओजोन होल बोला। दिस पैटर्न वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन अर्ली 1980s व्हेन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बोथ सरफेस स्टेशन एंड सैटेलाइट रिवील्ड स्ट्राइकिंग रिडक्शंस इन ओजोन अबव द साउथ पोल। 1980s में पहली बार देखा गया। अब देखो ध्यान से,
Ozone hole formation is most pronounced over Antarctica because of unique combination of very cold temperatures, strong atmospheric isolation and returning sunlight in spring. देखिए, अंटार्कटिका के अंदर हमें पता है सर क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। क्या है? बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक आइसोलेशन होता है, रिटर्निंग सनलाइट इन स्प्रिंग। अब होता क्या है, एक पोलर वोर्टेक्स है। क्या है सर? पोलर वोर्टेक्स है। पोलर वोर्टेक्स बनते हैं। आप देखिए, ये पोल्स हैं। अब पोल के पास क्या होता है, जैसे आपकी जेट स्ट्रीम वगैरह होती हैं, ऐसे ही पोल पर एक पोलर वोर्टेक्स बन जाता है और इस पूरे पोल को ऐसे कवर कर लेता है वो। अब हुआ क्या, ये जो पोल के आसपास का ये रीजन है, ये जो हवा है इस पोल की तरफ, यहां की तरफ, ये इस वोर्टेक्स के अंदर, इस घूमते हुए इस क्लोज लूप के अंदर फंस जाती हैं। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है टेम्परेचर, क्लियर है। और दूसरा, कुछ बाहर से इनफ्लो नहीं हो रहा है वार्म विंड्स का। अब इससे होता क्या है, ड्यूरिंग अंटार्कटिका विंटर अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल पोलर वोर्टेक्स डेवलप्स हो जाता है, ट्रैपिंग एयर एंड प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली लो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर क्रिएट कर देता है ये पोलर वोर्टेक्स स्ट्रेटोस्फेरिक के अंदर, क्लियर है। दिस आइसोलेटेड सर्कुलेशन ब्लॉक्स द इनफ्लो ऑफ इन वार्मर एयर, यानी कि जो वार्मर एयर्स हैं वो नीचे से ऊपर इसमें नहीं आ पाते, क्योंकि ये उनको बाहर की तरफ रखता है और ये क्रिएट करता है एक आइडियल कंडीशन फॉर द ओजोन डिस्ट्रक्शन केमिस्ट्री। फिर केमिकल रिएक्शंस और चेन रिएक्शन होने के बाद ओजोन का डिस्ट्रक्शन, ओजोन खत्म होती है, ओजोन का डिस्ट्रक्शन यहां पर होता है इस वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पोलर वोर्टेक्स की बनी। दूसरी क्या है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने सभी ने सुना होगा CFC, हेलेंस वगैरह अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओडीज हैं, जिसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक उनमें से है। दीज केमिकल्स वंस वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन फ्रीज में और आपका जेरोसोल्स एंड सोलवेंट्स में यूज किए जाते थे। और ये क्या कर देते थे, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है जो ओजोन है उसको ब्रेक डाउन कर देते थे, यानी कि जो आपकी O3 थी और इसका क्लोराइन था वो मिलकर क्या कर देते थे ClO प्लस ऑक्सीजन ये बना देते थे, क्लियर है। तो क्या हुआ सर, ओजोन की क्वांटिटी वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कम हो जाती थी। ओजोन की क्वांटिटी क्या हो जाती थी सर, कम हो जाती थी। Cl कैटालिटिक ओजोन डिस्ट्रक्शन कैसे होता है सर, O3 है और O है, ये अलग अलग हो जाते थे। Cl प्लस O3 जब मिलते थे तो ClO बनता था प्लस O2 बनता था, क्लियर है। और उसके बाद दोबारा से होने के बाद ClO प्लस O, उसके बाद फिर ऑक्सीजन बन रहा है। तो एक ही Cl O3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हमने CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह को पूरी तरीके से बैन किया था, क्लियर है। समझ आया बिल्कुल क्या है। नेक्स्ट, अब हमने कुछ स्टेप्स लिए, तो क्या है, पोलर वोर्टेक्स एक बहुत बड़ा रीजन है, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो अंटार्कटिका के रीजन जो पोलर वोर्टेक्स बनते हैं वो कोल्ड कंडीशंस बन जाती हैं, उस वजह से ओजोन का डिप्लीशन, ओजोन का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हर सीजन के अंदर। लेकिन गुड न्यूज इस बार ये है, गुड न्यूज इस बार ये रही कि जो अंटार्कटिका ओजोन होल है वो इस बार बहुत जल्दी से बंद हो गया। मिड अगस्त क्लोज अर्लियर देन यूजुअल, जो अर्लियर जो हर बार का है सितंबर अक्टूबर में, वो बहुत पहले ही बंद हो गया। इट वाज द स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट अबाउट 5 इयर्स, पहली बार 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, देखा गया कि जो बहुत स्मॉल और वीक ओजोन होल बना था अंटार्कटिका के अंदर। बीइंग हाइलाइटेड रिकॉर्ड हीट ईयर, जबकि एक बहुत 2025 रिकॉर्डेड हीट ईयर थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, हीट डोम्स बन गए थे, इंडिया के अंदर भी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर बन गया था, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे ओजोन क्या है, कहां पर मिलती है, ओजोन कैसे खत्म होती है, क्या उसके कॉजेज है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन होल क्या है, अबाउट, क्लियर। चलिए, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अवार्ड्स एक भी नहीं छोड़ने हैं, सारे ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी आ जाएगा एग्जाम के अंदर, बुकर प्राइज से लेकर नोबेल प्राइज, पद्मा अवार्ड सब आ जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर, और 1 या 2 क्वेश्चन ही चाहिए पूरी स्लाइड से।
वो एक या दो क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा क्या होगा। क्लियर है? तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे, एग्जाम से पहले भी इन वर्ड्स को रिवाइज करके जाएंगे। बहुत सारी हमने क्लासेस और करी हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करी हैं हमने, प्लेसेस इन न्यूज लास्ट क्लास में हमने किया था। क्लियर है? कुछ ये मिसलेनियस टॉपिक आपके लिए लेकर आया था। क्लियर? आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।